हेलो दोस्तों, सुमन प्रकाश एकेडमी चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। टॉपिक है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, जो इस तरह से बुक में दिखाया गया है। पृथ्वी ग्लोब पर कि किस तरह से है। यहाँ पे अक्ष है, इस तरह से है। ये ग्लोब का फिगर दिया हुआ है बुक में, आप लोग सही से देख लीजिएगा अगर यहाँ सही से पता ना चले तो। और फिर आगे एनसीईआरटी क्लास जो हम पढ़ रहे हैं 6 का, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सभी जगह कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। मतलब ग्लोब जो है कई आकार और कई प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। अक्ष जैसे देखा जाए, यह भी बताया जा रहा था कि ग्लोब है, ये ग्लोब है जो बुक में दिखाया हुआ है चित्र। ये जो एक सुई की तरह है, इसको अक्ष कहते हैं। इसी के बारे में बताया गया है। एनसीईआरटी बुक में कुछ एक्स्ट्रा समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एकदम पॉइंट बाय पॉइंट समझाया हुआ रहता है। इसलिए हम एक लाइन भी नहीं छोड़ रहे हैं, एकदम लाइन टू लाइन हम पढ़ के समझा रहे हैं कि क्या है। इसको केवल देखते चलिए, समझते चलिए, बहुत काम आएगा। सभी एग्जाम में लगभग काम आता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। जैसे कि ये बताया गया है कि उसको क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जैसे अब मान लिया जाए कि इस तरह से समझा सकते हैं कि ये जो इस तरह से हम पृथ्वी माने, पृथ्वी इस तरह के, मतलब बताया गया है कि पृथ्वी क्या है, ये दोनों ध्रुव पर थोड़ा चपटी हुई है और यहाँ दोनों ध्रुव थोड़ा उभरी हुई है, इस तरह का है। और ये जो बीच जो यस इस तरह से एक रेखा, काल्पनिक रेखा खींचा गया है, जिसको 0 डिग्री कहते हैं, यानी विषुवत रेखा कहते हैं। इसके उत्तर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसके दक्षिण वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इस तरह से समझाया है। दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है।
एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश यानी समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अंश में कहे तो डिग्री में, मतलब कि अक्षांश को डिग्री में माप सकते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाते हैं। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका मान होगा 360 अंश का, मतलब 1/4 यानी 90 डिग्री अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। यानी देखा जाए कि इस तरह से पृथ्वी मान रहा है कि इस तरह से पृथ्वी है, जो भी ऐसे मतलब कुछ चपटी टाइप का बनता है इस तरह से। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे 90 डिग्री लिखाता है नॉर्थ, और यहाँ पे दक्षिणी डिग्री में 90 डिग्री साउथ। इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये होता है, ये 0 डिग्री है, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर में जाते हैं तो इधर उत्तरी गोलार्ध और इधर दक्षिण में जाते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध। इस तरह से ऐसे इसी बारे में बताया है। अब आगे चलते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। समानतः इसे उ या द मतलब अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील यानी दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर जो है विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंटे विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोंटे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। मतलब अक्षांश का आकार घटता जाता है, कहने का मतलब ये है जो विषुवत रेखा है, इसी को कहते हैं विषुवत वृत्त कहते हैं। तो ये सबसे बड़ी है, इसके बाद ये वाला है तो इससे कुछ छोटा है, फिर ये वाला है तो इससे कुछ छोटा है। मतलब इस तरह से जाते हैं। इधर यहाँ से जैसे ही उत्तर की तरफ बढ़े तो घटते जाता है, अगर दक्षिण की तरफ नीचे भी जाते हैं तो घटते जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समानांतर रेखाएं। यहाँ देखना है विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव यानी 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी है जो इस तरह से पढ़ना है। जैसे इसके बारे में देखा गया है, ये 0 डिग्री है ना, विषुवत वृत्त है 0 डिग्री है। ये है 23.5 डिग्री उत्तर में गया तो कर्क रेखा हो गया। और फिर ऊपर ये दक्षिण में है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको मकर रेखा कहते हैं। और फिर ये 66 डिग्री दक्षिण में है, इसको दक्षिणी ध्रुव वृत्त रेखा कहते हैं। और ये 90 डिग्री है यहाँ पे तो दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और ऊपर में देखा जाए तो यहाँ 66 डिग्री उत्तर में है, इसलिए इसको उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। और फिर यहाँ है 90 डिग्री उत्तर में तो इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव। अब इसको उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितना डिग्री के है, 23.5 डिग्री का है। दूसरा देखा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा कितना डिग्री का है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और फिर विषुवत वृत्त के 66 डिग्री उत्तर में तो उसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त। और विषुवत रेखा के 66 डिग्री दक्षिण में तो इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त। इसके बारे में अब देखना है। पृथ्वी के ताप कटिबंध।
जैसे कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। जैसे इसको देखिए, फिगर में समझाया गया है कि ये है विषुवत रेखा और यहाँ 23.5 डिग्री दक्षिण में इसलिए मकर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तर में इसलिए कर्क रेखा। ये दोनों के बीच ये जो भाग हुआ, ये भाग को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंध। यही भाग को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंध कहा जाता है। यही चीज़ आगे नीचे लिखा हुआ था कन्फर्म। फिर आगे चलते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। जैसे देखा जाए शीतोष्ण कटिबंध किसको कहेंगे, तो ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा के ऊपर, यानी कि इधर चल जाते हैं 66.5 डिग्री तक, अब मकर रेखा सीधा आ जाते हैं 66.5 डिग्री तक। ये बीच वाले रेखा में, ये बीच वाले भाग में क्या होता है कि तिरछी किरण जाता है, इसलिए इसको शीतोष्ण कहते हैं। इसलिए ये वाला भाग को और इधर से ये वाला भाग को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है और यहाँ दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। चलिए ठीक है, और आगे अब देखना है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। शीत कटिबंध क्योंकि वहाँ धूप पहुँच ही नहीं पाता है। जैसे अब देखा जाए कि ये कहाँ पे है, तो ये है, जैसे ये जो भाग है ये, और ये दक्षिण में ये भाग, ये जो भाग है यहाँ पे धूप नहीं पहुँच पाता है, तो इसको कहते हैं शीत कटिबंध। दक्षिण में इसलिए दक्षिणी शीत कटिबंध और ये उत्तर में इसलिए यहाँ उत्तरी शीत कटिबंध कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं देशांतर क्या है। अब हमको पूरी तरह से पढ़ना है कि देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। तो आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पूछता है कि प्रशांत महासागर में स्थित कौन सा द्वीप, तो टोंगा द्वीप, और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूरब या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। अब हमको देखना है कि देशांतर किसको कहते हैं। जैसे देखा जाए ये जो है ग्लोब पर जो समझाया उसके अनुसार से ये जो है ये एक तरह से ये इस तरह से है। मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है, तो ऐसे जो खड़ी खींची रेखा इसको देशांतर कहते हैं। ये देशांतर है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पृथ्वी है और ऐसे अगर खींच दिया तो इसको अक्षांश कहते हैं। चलिए अब आगे, उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है, यानी कि
उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। मतलब कि इस तरह से जो समझना है, मान लिया जाए कि यहाँ एक तरह से ऐसे है, तो यहाँ से ऐसे खींचे तो यहाँ, और यहाँ ही से चला लेकिन यहाँ चला ऐसे, तो सबसे ज़्यादा ये डिस्टेंस है वो विषुवत रेखा पर होता है। लेकिन जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, चाहे इधर की ओर आते हैं, तो यहाँ पे एकदम एक ही बिंदु पर सट जाता है। मतलब कि जैसे जैसे ध्रुव से उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ जाते हैं, ये विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ जाते हैं, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होता है, घटता है। तो अब आगे, एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है जहाँ सभी देशांतरे यामेतर आपस में मिलती है। अक्षांश, समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरे यामेतरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूरब और पश्चिम की ओर गिनती शुरू हो जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। मतलब इस याम्योत्तर को क्या कहते हैं, प्रमुख याम्योत्तर। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूरब या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर को मिलाकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूरब के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प पॉइंट का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ये दोनों है जो एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश यानी समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी याम्योत्तरों के बीच बनी ग्रिड को देखें। जैसे अब ग्रिड किसको कह दिया, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये पृथ्वी एक तरह से है, ऐसे ऐसे देखा जाए, ये देखा जाए, इस तरह से खड़ी जो रेखाएं खींचे उसको देशांतर बोल दिए, यहाँ से ऐसे ऐसे, और इसी में अगर ऐसे खींच दिए पड़ी तो देशांतर हो गया। दोनों जब एक ही ग्लोब पर खींच दिए तो उसको ग्रिड कह दिए, ग्रिड बोला जाता है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी यानी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए कागज़ पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से व्यक्त कीजिए तथा क्षैतिज रेखाओं को क से व्यक्त कीजिए। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को इस तरह से नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वी देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करता है। ये जो है ये कुछ दिया हुआ है मैप पूरा यथी के बारे में, पूरा विश्व का है। जैसे ये प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, फिर देखा जाए तो ये ग्रीनलैंड है, अटलांटिक महासागर है, और फिर देखें तो ये प्रशांत महासागर है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। इस तरह से पूरा बुक में, अगर इसमें नहीं पता चल रहा अच्छा से तो बुक में देख लीजिएगा अच्छा से मैप।
कि किसके बारे में क्या बता रहा है। और फिर हम आगे अब देखते हैं। अब आप देखेंगे कि वृत्त उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। तो देशांतर और समय, देशांतर के साथ समय कैसे गणना किया जाता है, इसके बारे में अब समझना है कि क्या है, कैसे, किस तरह से। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय व सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। देखा जाए तो चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछता है कि पृथ्वी किधर से किधर की ओर चक्कर लगाती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर। हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी इसलिए पढ़ रहे हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ देता है, इसलिए हम एक लाइन भी नहीं छोड़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक का। हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कहाँ पे किस लाइन में मिल जाएगा वो नहीं पता, इसलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते चलते हैं। और आप लोग भी देखते चलिए, समझते चलिए कि कहाँ पे क्या है, वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालिए और याद कीजिए। देखिए, 1 बार 2 बार 4 बार वीडियो देखिए, बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। और आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सुमन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और फिर इसको जितना आगे से आगे आप लोग बढ़ाइए आगे, तो अगर अब आगे पढ़ते हैं। उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। जैसे समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। अर्थात देखा जाए कि 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरब में समय होगा, यानी 15 चौका 60 मिनट। अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर अगर 1 बजे होगा, तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ का सुबह 11 बजे होगा। इसी प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे होंगे। इस तरह से है, समझना है। उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय हुआ। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों के स्थानीय समय समान है। अब देखा जाए, हम मानक समय क्यों मानते हैं। अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। जैसे देखा जाए कि ये भारत का नक्शा है, ये दिखाया गया है जो भारत का नक्शा इस तरह से है, और ये 82.5 डिग्री से ऐसे गुजर रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मानक याम्योत्तर रेखा कहते हैं। और ऐसे भी भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री पूरब से लेकर के 97 डिग्री पूरब तक ऐसे कुछ है। अब आगे देखते हैं कि उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। मतलब कि कहा जाए कि भारत में यहाँ पे गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़, यहाँ पे बीच में कुछ है असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग अगर अंतर पूछे कि यहाँ से यहाँ के दोनों के बीच का समय का अंतर कितना है, तो 1 घंटा 45 मिनट।
इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाएगा। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। जैसे भारत में अगर देखा जाए तो 82.5 डिग्री पूरब को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा, देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? तो हाँ, भारत और इंग्लैंड के बीच 5.5 घंटे का अंतर है। अब देखा जाए कि भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है, मतलब कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये क्वेश्चन इतना बार पूछता है कि मत पूछिए। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछता है यही कि भारत से लंदन का समय कितने घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होगा तो भारत में 7:30 बजे होगा, यानी कि लंदन के समय से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछता है कि किस देश में कितना मानक समय है। तो देखा जाए कि यहाँ पे कंफर्म लिखा है कि रूस में 11 समय मानक देशों का अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूछता है कि पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अब यहाँ से अभ्यास आ गया। अभ्यास जो भी सारा चैप्टर का एक जगह सब हम अभ्यास वाला वीडियो एक जगह करके बनाएंगे। तो अब ये टॉपिक आज समाप्त हो रहा है, चैप्टर 2। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सुमन प्रकाश एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सुधार करने की ज़रूरत है। और ठीक है, अब आप लोग पढ़ते रहिए और आगे वीडियो को शेयर करते रहिए, पढ़ाते रहिए। आप लोग सपोर्ट कीजिए।